भारतीय जनता पार्टी के पूर्व देहात अध्यक्ष बीपी सरस्वती की ओर से आज पार्टी के निर्देश पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की रीति नीति की जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर भी वह समय समय पर राज्य सरकार से मुकाबला करती आई है। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से जीतती रही है और इस बार भी वह जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें कई नेता इधर-उधर होते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विधानसभा चुनाव में भी परिवर्तन की मांग उठाई गई थी, लेकिन पार्टी ने फिर से स्थानीय विधायकों को ही टिकट दे दिया, जिसके चलते अजमेर उत्तर से स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी से नाराज होकर ज्ञानचंद सरस्वत और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने शहर की समस्या गिनते हुए उनके निवारण को पहली प्राथमिकता बताया है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कई नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी टिकट की मांग करते हैं, लेकिन पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती है। कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षा के चलते मैदान में उतरते हैं और उनसे पार्टी के स्तर पर बातचीत की जाएगी और उन्हें वापस बैठाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पार्टी उच्च स्तर पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 200 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सभी ने अपना नामांकन भर दिया। ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस के 5 सालों में जो कुछ हुआ प्रदेश में, इस 5 सालों में हमारा किसान प्रताड़ित रहा, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ तो जमीनों की नीलामी हुई और कई लोगों ने आत्महत्याएं की। हमारा युवा बेरोजगारी के कारण त्रस्त रहा। गांव से निकलकर शहर में कमरे किराए लेकर कोचिंग करके परीक्षाओं की तैयारियां की, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया और उस गरीब ने अपने घर, अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने बेटे को नौकरी के लिए तैयार किया। और जब वो एग्जाम देके बाहर आया तो कहा गया कि ये पेपर लीक हो गया। और वो एक बार नहीं हुआ, वो 5 बार नहीं हुआ, वो 10 बार नहीं हुआ, वो 19 बार पेपर लीक हुए। मैं चूंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा और मैंने इस प्रकार के कई एग्जाम करवाए। एक पेपर लीक होने का मतलब उस संस्थान के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और जो बच्चे लाखों उस परीक्षा में बैठते हैं, उनका पढ़ाई, आना जाना, कमरा किराए लेकर रहना, अगर उस पूरे अमाउंट को देखेंगे तो वो अरबों में पहुंच जाता है। और इस प्रकार एक 5 साल तक एक बेरोजगार निराश हुआ। सरकार को जितनी नौकरियां देनी थी उतनी नहीं दे पाए। महिलाएं राजस्थान में असुरक्षित रही। ये बताते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस भारत जिसमें पन्नाधाई मीराबाई की का देश कहा जाता है, वहां पर 5 साल की बच्ची से लगाकर 60 साल की वृद्ध के साथ दुष्कर्म हुए और दुष्कर्म भी बहुत भयावह हुए। रक्षक भक्षक बन गए। 14 साल की लड़की को, 15 साल की लड़की को उठाकर ले गए, उसके साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसके टुकड़े करके भट्टी में जला दिया। ये भीलवाड़ा की घटना, दौसा की घटना, मारकर पूरे परिवार को बंधक बनाकर जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ, लोग अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेजने से डरने लग गए। और विधानसभा में इस प्रदेश के 2 नंबर के मंत्री ने यह कहा, जिनकी खुद की उम्र 80 साल है, उन्होंने ये कहा, ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये राजस्थान की विधानसभा में बोला गया, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, जिस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए।
सरकार को ये कहना चाहिए कि ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, हम सब मिलकर इसको रोकेंगे। पुलिस को हम इस काम में तत्पर करेंगे, पर वो कहते हैं ये मर्दों का देश है। अगर इस तरह की घटनाएं प्रदेश में होती है और हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सिलेंडर दे रहा हूं, मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, आने वाले समय में साल के 10,000 रुपए दूंगा, पेंशन 1,000 रुपए महीना कर दिया। आपने ये पेंशन और 10,000 रुपए एक मुश्त देकर क्या हमारी बहन बेटियों की, माताओं की इज्जत लूटना चाहते हैं? क्या उनकी इज्जत की कीमत 10,000 रुपए है? मैं आप लोगों के माध्यम से इस कांग्रेस सरकार और इसके मुखिया अशोक गहलोत से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं, उनको सुविधा की बात करते हैं, आपने एक बार भी कहा क्या महिला सुरक्षित रहेगी, बालिकाएं सुरक्षित रहेगी? 35,000 दुष्कर्म इनके कार्यकाल में हुए, उसमें से 15,000 दुष्कर्म छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुए। और ये तो सामने आ गए, ये तो परिवार के लोगों ने हिम्मत कर कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कितने ही ऐसे केस होंगे, लाज शर्म परिवार ने अपनी इज्जत के कारण वो बाहर नहीं ला पाए। ये 5 साल का इनका शासन और लास्ट के 6 महीने में ये जो बांटने का काम शुरू किया, मैं जानता हूं ये स्वाभिमान प्रदेश है। यहाँ के हर एक मतदाता और नागरिकों को समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने 4.5 साल तक हमारी सुध नहीं ली, उसको 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मैं ये गारंटी देता हूँ, वो गारंटी देता हूँ। तो ये गारंटी देने के लिए तो आपको 5 साल मिले थे। 18 के चुनाव में आपके युवा, आपके नेता, आपके प्रमुख व्यक्ति राहुल गांधी ने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गिनती बोली थी, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल बीत गए, आपको कोई बेरोजगार मिल जाए तो मुझे बता देना जिसको 1 महीने का भी बेरोजगार भत्ता मिला। और दूसरी ओर हिंदुस्तान में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। उस सरकार ने बिना भेदभाव के जाति, बिरादरी, धर्म सबको अलग रखकर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना हो, हर तरह की योजना में उन्होंने कोई जाति धर्म नहीं देखा और उसका लाभ सबको मिला। चाहे वो रसोई की व्यवस्था देखनी थी, चाहे शौचालय की व्यवस्था देखनी थी। हम जब गाँवों में जाते हैं तो वहाँ रामलाल का घर पर भी आवास की व्यवस्था मिली, श्यामलाल के घर पर भी मिली, वो कासिम खान के घर पर भी मिली, वो किसी जॉय के घर पर भी मिली। किसी धर्म के आधार पर उन्होंने सुविधाएं नहीं दी। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी देश का विकास सर्वांगीण विकास के रूप में देखा जाता है और वो विकास करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश का ग्राफ बढ़ा है, देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को, इंग्लैंड को और बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को अपने से पीछे, इसको कुछ चीजों की आवश्यकता थी। लोग अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे। उस कश्मीर को आजाद करने का काम 1947 में भले ही वो आजाद हुआ, पर वो आजाद शर्तों के साथ हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उसको 370 धारा से मुक्त करके, और ऐसा लगा कन्याकुमारी से कश्मीर एक जैसा है। लोग कहते थे ये नारे लगाते हैं कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो नारा नहीं था, वो लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पूरा किया इस वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने। विरोध किया, चाहे वो नागरिक संहिता का था, 3 तलाक का था, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पैदल मार्च किया कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, धारा 370 खत्म नहीं करनी चाहिए। और उसी तरह से 500 वर्षों से जिस रामलला के मंदिर की बात कर रहे थे, ये कहते हुए आम व्यक्तियों को, न केवल देश, पूरे विश्व के भारतीयों को ये महसूस होता है कि हाँ राम का मंदिर बनना चाहिए, और बना दिया। और उसकी 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला विराजेंगे। मैं अगर आपको गिनाऊं, अगर उनके जन कल्याण योजनाओं को, तो एक योजना नहीं है, चाहे अन्न धन योजना है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस समय आपके माध्यम से हमारा आह्वान है कि इस कांग्रेस के कुशासन को,
इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को, इस कांग्रेस ने जो लूट इस देश में, इस प्रदेश में मनाई, इस लूट और कसूट की सरकार को, झूठ की सरकार को हम मुक्त करें और सदा के लिए राजस्थान से विदा करें। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, विशेषकर चूंकि हम अजमेर में बैठे हैं, तो अजमेर जिले में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अजमेर में उत्तर और दक्षिण की सीटें हम भारी बहुमत के साथ जीत के आएंगे। जनता हमारे साथ है, पार्टी के साथ है। धन्यवाद। लेकिन आपके नेता तो आपके साथ नहीं। कौन नेता? कोई प्रश्न सिंह शेखावत जी ने आज नामांकन दाखिल किया। हाँ, आपके नेता ने नामांकन दाखिल किया, उन्हें कैसे मनाएंगे? वो कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से अभी तक तो मेरे पास कोई कॉल ही नहीं है। देखिए, नामांकन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, उन लोगों ने नामांकन आज भरा। आज भरा भी 3 बजे तक का टाइम था। हम लोग उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे, और वो चूंकि पार्टी के पुराने नेता है, हम उनको पार्टी की रीति नीति के अनुसार अजमेर उत्तर सीट हम जीतें, इसका निवेदन करते हुए उनको फॉर्म विड्रॉ करने का निवेदन करेंगे। पार्टी का एक नेता नहीं, सब जाकर मिलेंगे उनसे। आज उन्होंने फॉर्म दिया है, परसों के दिन उन्होंने घोषणा की थी, तो हम बात करेंगे और उनका फॉर्म विड्रॉ कराने का प्रयास करेंगे। जी, देखिए, हम ये जो आप बता रहे हो स्थानीय मुद्दे हैं, और ये पानी की समस्या, ये विद्युत की समस्या, बिजली जो कट हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार सदैव यही करती है। ये है ना 100 यूनिट फ्री करके, मैं आप सबको घरों में भी बिजली के बिल आते होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 यूनिट तो फ्री किए, पर पिछले 10 महीने के बिलों का अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा बिल 1.5 और दुगने आने लगे। क्या क्या जोड़ दिया उसके अंदर। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन्होंने 100 यूनिट फ्री देकर बाकी जितने टैक्स लगाए उस टैक्स से इन्होंने इन विद्युत के जो निगम बने हुए हैं, इन निगम को के कोष भरने का काम किया, और उसमें से पैसा निकालकर और विज्ञापन पैसा खर्च करने का काम किया, जो साफ दिखाई देता है। ये केवल इस हाथ पर थोड़ा सा दिया और इस हाथ से पूरा निकाल दिया। आप बिल उठा के देख लीजिए। जी, अगर आपको पता हो, नहीं आपको मैं देखो, पहले बात तो ये बहुत काल्पनिक सवाल है, सरकार नहीं आ सकती अब कांग्रेस की, एक बात। दूसरा ये है, 5 साल में हमारे दोनों विधायकों ने, संगठन ने लगातार इनके हर गलत काम का विरोध किया, आंदोलन किया, धरने प्रदर्शन किए। हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जनता को साथ लेने की कोशिश की, और जनता उत्पीड़ित है, जनता प्रताड़ित है, ये सबको समझ में आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, जो बातें आपने बताई है, इसमें अगर गलती है, अब मैं आपको एक बात पूछी जो शायद आप तक पहुंची नहीं। अभी सरकारी कर्मचारियों की स्थिति का पता लगाइए आप। पहले ये होता था कि जो आदमी जिस दिन रिटायर होता था, उसको 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में उसके रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाते थे। आप चूंकि पत्रकार हैं, आप सब जगह जाते हैं, एक बार ट्रेजरी जाके किसी से पूछना कि इन दिनों में जो रिटायर होता है, उसका रिटायरमेंट का फंड उसको कब ट्रांसफर करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा, भाई साहब 6 महीने हो गया पीएफ नहीं मिला, भाई साहब 6 महीने हो गया हमारा पीएल का पैसा नहीं मिला, कम्यूटेशन नहीं मिला, हमारी पेंशन नहीं बनी। वो वहाँ पर ये कहते हैं कि साहब वो ये जो उस पर डालते हैं ना पोर्टल पर, वो कहते हैं साहब वो चलना बंद हो गया। वो बंद करते हैं उसको, फिर 5-7 करोड़ रुपए डालते हैं और प्रायोरिटी से कुछ बिल निकालते हैं, फिर पैसा खत्म हो जाता है तो कहते हैं सर्वर डाउन हो गया। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो भी नेताओं की आप बात कर रहे हो, ये हमारे हर आंदोलन में हमारे साथ हैं। और आप उनके पुराने भाषण उठा के देख लो, उन्होंने इस कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। फॉर्म भरना हर आदमी का अधिकार है, पर पार्टी के लोग बात करेंगे, उनके गिला शिकवा कोई होंगे तो उनको सेटल करेंगे। और फॉर्म तो कांग्रेस में भी भर रहे हैं, इसको आप समस्याओं से मत जोड़ो। हेमंत भाटी ने क्यों फॉर्म भर दिया? उनकी तो सरकार थी ना। तो सब दलों में ये होता है चुनाव के दिनों में कि 2-3 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसमें से कुछ लोग समझ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ लेते हैं। कैसे नहीं लेगी पार्टी गंभीर? अरे क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना आपको
कि मैंने देखिए कार्रवाई ये होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इनको 9 तारीख तक समझाएंगे। समझाने के बाद जो हम फॉर्म निकाल लेता है तो फॉर्म भरना कोई अपराध नहीं। अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो उसका स्वागत है, और नहीं करता है तो हमारा जिलाध्यक्ष वो सूची बनाकर प्रदेश को भेजेगा। प्रदेश 100% कार्रवाई करेगा। ये नुकसान नुकसान कुछ नहीं होता भैया, कमल का फूल चलता है। बहुत से लोगों को आपने पहले भी देखा, निर्दलीय लड़ने वालों को। भाजपा ने प्रदेश भर में परिवर्तन की यात्रा निकाली जी और उसी परिवर्तन के तहत से मांग की गई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी। उसके बाद भी भाजपा ने उन्हीं चेहरों को रिपीट किया अजमेर उत्तर के अंदर, ताकि आप ही की पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता आज निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और वो राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं, यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर अपार जन समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उसको किस तरीके से। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, परिवर्तन यात्रा निकली, वो परिवर्तन यात्रा प्रदेश में प्रदेश सरकार को परिवर्तन करने के लिए। पर टिकट मिलने के पहले सब लोगों का अधिकार है वो टिकट मांगे। लोग गए, दक्षिण से भी गए, उत्तर से भी गए, और उन्होंने टिकट परिवर्तन की मांग की, वो उनका हक था। पर टिकट देने का काम प्रदेश नेतृत्व और आला कमान का होता है। उन्होंने कुछ विधायकों के टिकट राजस्थान में काटे, कुछ को रिपीट किया। अब दक्षिण से भी बहुत से लोग दिल्ली तक भी गए, पर निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा ने किसी ने। यहाँ अगर 2 लोगों ने निर्दलीय फॉर्म भरा है तो उनसे बात करेंगे। परिवर्तन करना हर कार्यकर्ता की इच्छा है। कुछ लोगों की डिमांड ये थी कि इन दोनों ही विधायकों को टिकट दो, उनके साथ भी लोग थे। कुछ लोगों ने कहा इनके टिकट बदलो, तो आलाकमान ने सुन लिया। सुनने के बाद उनका निर्णय हो गया। हम अपना घर चलाते हैं ना, हमारे अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है पापा ये लूंगा, दूसरा बच्चा कहता है पापा ये लूंगा, फिर मैं किसकी बात मानूंगा? क्योंकि घर का मालिक मैं हूँ। तो जो हमारी पार्टी का नेतृत्व उसने तय किया। नहीं, आपको देखो, मैं अशोक जी एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, हस्तिनापुर से बंधे हुए लोग हैं। कोई 1-2 लोगों को आप छोड़ दो, जो यहाँ आए वहाँ चले गए। यूँ तो आप अभी आप देख नहीं रहे हो क्या कि कांग्रेस से 4 लोग आए, बीजेपी से 4 लोग उधर गए, जाते। ये चुनावी राजनीति है, ये सब होता है। टिकट नहीं मिलते ही आदमी कहता है कि नहीं वो पार्टी खराब थी। अब जिस पार्टी में गया हूँ वो सबसे अच्छी पार्टी है, वहाँ टिकट नहीं मिला तो इधर आकर बात कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को छोड़ो, ये लोगों का अलग मामला है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, एक वैचारिक पार्टी है। अभी वो स्थिति नहीं है। कोई 1%, आधा % आदमी अगर दाएं बाएं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अजमेर की दोनों सीटें जीत रही है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं।